everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर का मतलब होता है उचित यानी सही, जहाँ पे इनइक्वालिटीज ना हो। जैसे हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, यानी कि फेयर इलेक्शंस मतलब सभी लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, हर किसी के पास राइट हो कि वो एज अ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जैसे हम कहते हैं, यानी कि सही तरह से इलेक्शंस होने चाहिए, वैसे ही फेयर ग्लोबलाइजेशन, सही तरह से ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। यानी अभी हम देखते हैं काफी सारी इनइक्वालिटीज हैं ग्लोबलाइजेशन में। डेवलप नेशंस को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स डेवलप नेशंस में हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस को लॉस भी फेस करना पड़ता है, उनमें एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं हमें ग्लोबलाइजेशन के, कल्चर उनका इरोड होता जा रहा है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब इसे कैसे ठीक किया जाए, कैसे फेयर ग्लोबलाइजेशन लाया जाए, यानी इनइक्वालिटीज को कैसे रिमूव किया जाए, और उसके लिए कैसे स्ट्रगल हम कर सकते हैं, किस टाइप से अपना योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो fair globalization means ensuring that the benefits of globalization are shared equally among all countries। तो fair globalization का ये मतलब है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो रहा है, तो ठीक है, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों का मूवमेंट हो, गुड्स का मूवमेंट हो, लेकिन उससे बेनिफिट जो है, जो फायदा है, वो सभी कंट्रीज को इक्वली देखने को मिले। किसी भी कंट्री में ऐसा ना हो क्योंकि वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन है, तो इसलिए डेवलप नेशंस के कंपैरिजन में वहां पे हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को ना मिले। ऐसा ना हो कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं उन्हें कमतर समझा जाए डेवलप नेशंस के कंपैरिजन में, सारे बेनिफिट्स डेवलप नेशंस की तरफ जाएं और नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़े डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस पे, ऐसा ना हो। तो जब सभी कंट्रीज को इक्वली प्रमोट किया जाएगा, सभी कंट्रीज को इक्वली बेनिफिट होगा ग्लोबलाइजेशन से, तो उसे कहा जाएगा फेयर ग्लोबलाइजेशन। प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट में कैसी प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबलाइजेशन को लेकर के। The current form of globalization mainly benefits rich countries and large companies। तो अगर हम करंट फॉर्म की बात करें, यानी अभी करेंटली ये जो प्रेजेंट टाइम है हमारा, इसकी बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का ज्यादातर पॉजिटिव इंपैक्ट्स हमें रिच कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। जो कंट्रीज बहुत अमीर हैं, जो डेवलप नेशंस हैं, वहां पे हमें ज्यादातर पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के। वहां पे लोगों को एडवांटेजेस मिलते हैं, वहां पे लोगों को सब्सिडीज दी जाती हैं, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है थ्रू गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है लोगों को, जिसकी वजह से वहां पे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं, और चीप रेट की वजह से ज्यादातर उनके गुड्स बिक भी जाते हैं, सेल भी हो जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें एक तरह से वो डेवलप नेशन है तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, काफी सारे ऐसे दूसरे भी फैक्टर्स हैं जो हाँ उनके फेवर में हैं। लेकिन धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप नेशंस भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेवलप नेशंस हैं उनको ट्रेड के मामले में उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उन्हें ओपन मार्केट मिल रही है। तो जब वो ट्रेड करने के लिए अपने गुड्स को लेकर के जाएंगे डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशन में, तो लोग तो ज्यादातर उनके सस्ते रेट की वजह से और बेस्ट क्वालिटी की वजह से फॉरेन गुड्स को प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस के इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बल्कि वो शट डाउन हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। तो जब डेवलप नेशंस जो हैं वो एक तरह से इन्हें डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस के इंडस्ट्रीज को ग्रो ही नहीं होने देंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होने देंगे और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं होने देंगे, तो फिर उन डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, यानी वो कंट्रीज डेवलप नहीं बन पाएंगी, और अगर बनेंगी भी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है उन्हें। क्यों? क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज की इंडस्ट्रीज को तो कौन खत्म कर रहे हैं, डेवलप नेशंस। अपने गुड्स को उनकी कंट्रीज में, अपने गुड्स को डेवलपिंग नेशंस में सेल करके जो डेवलप नेशन है वो डेवलपिंग नेशंस के इंडस्ट्रीज को
एक कंपटीशन दे रहे हैं जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं वहां की लोकल इंडस्ट्रीज। तो इस वजह से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस की इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यानी कि अगर हम इन शॉर्ट समझें तो ट्रेड बैरियर्स इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी खुद की कंट्री के इंडस्ट्रीज को बचाना है तो ट्रेड बैरियर्स होने चाहिए, यानी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें उन गुड्स पे टैक्सेस लगाने चाहिए जो नहीं लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड नेशंस की डिमांड थी WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप्ड नेशंस की डिमांड रही है कि हमें ओपन मार्केट मिले, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाएं। तो उनकी बात सुनी गई और ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, जिसकी वजह से उन्हें ओपन मार्केट मिली और वो सस्ते रेट में दूसरे देशों में जाकर के अपने गुड्स सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और उनके पास सारा प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? डेवलपिंग नेशंस के खुद के लोकल प्रोड्यूसर्स पे। तो इस टाइप से क्या होता है कि बेनिफिट सारे रिच कंट्रीज को मिल रहे हैं, रिच कंट्रीज को, और खास करके जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज हैं उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और पुअर नेशंस को लॉस फेस करना पड़ता है, लॉस से सफर करना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस लॉसेस ड्यू टू कंपटीशन। जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं उन्हें हमेशा लॉस फेस करना पड़ता है कंपटीशन की वजह से। वो फॉरेन गुड्स के साथ compete नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिक्लाइन में चले जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते फॉरेन गुड्स के या फॉरेन कंपनीज के कंपैरिजन में, या उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं। व्हाट वी नीड, तो अब हमें क्या चाहिए? ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखी प्रेजेंट टाइम में, ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हमें अब क्या चाहिए? व्हाट वी नीड फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी मैनेज्ड एंड गाइडेड बाय पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पुअर। अब हर एक कंट्री, जैसे इंडिया की बात करें हम अभी, तो इंडिया में क्या करना चाहिए? हम देखते हैं इंडिया में भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्यों? क्योंकि इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया की गवर्नमेंट अगर कुछ लॉज बना देगी, कुछ पॉलिसीज बनाएगी, तो उससे क्या होगा? कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दे इंडियन गवर्नमेंट जिससे वर्कर्स के या जो गरीब लोग हैं उनके राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। यानी गरीबों के फेवर में अगर कुछ रूल्स या पॉलिसीज बना दे इंडियन गवर्नमेंट, तो उससे हम ग्लोबलाइजेशन को एक तरह से मैनेज कर सकते हैं, इजीली ग्लोबलाइजेशन को फेयर वे में आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा? जब लॉज और पॉलिसीज बनेंगी तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे लॉज या पॉलिसीज बना दी इंडियन गवर्नमेंट ने कि आपको कम से कम इतनी सैलरीज देनी है, इतने वेजेस देने हैं इस मतलब हर एक वर्कर को, तो वो फिक्स कर दिए जाते हैं, तो आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, आप लॉ नहीं तोड़ सकते, आप इंडियन गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज जो हैं वो नहीं तोड़ सकते, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, उन्हें वॉयलेट नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा? कुछ लॉज और पॉलिसीज अगर इंडियन गवर्नमेंट बना देती है तो फॉरेन कंपनीज को भी फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे जो हमारी सोसाइटी के सबसे लो लेवल पे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो इन सभी एक्सप्लॉयटेशन का या इन सभी नेगेटिव चीजों का शिकार गरीब लोग ही होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वो ज्यादातर पैसों के लिए छोटे मोटे काम कर लिया करते हैं, जहाँ पे उनसे मेहनत बहुत करवाई जाती है लेकिन पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए, इन पुअर पीपल को बचाने के लिए, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉज और पॉलिसीज ले आए, तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन को फेयर वे में आगे बढ़ा सकते हैं। स्टेप्स टू अचीव फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए? ग्लोबलाइजेशन को फेयर वे में आगे बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे पहला आता है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल लेवल की बात की जाए तो। मेक लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स एंड वेजेस एंड सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विद लोन्स। तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज और पॉलिसीज बना दे जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स के बारे में बात की जाए, वर्कर्स के राइट्स को लेकर के, उनके सैलरीज को लेकर के कुछ रूल्स या कुछ पॉलिसीज बना दे गवर्नमेंट, जिससे कि गरीबों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। वर्कर्स जो हैं, जैसे हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं वो तो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, उनकी फिक्स्ड सैलरीज हैं, उनसे उतना ज्यादा काम नहीं करवाया जाता है, एक लिमिट में काम करवाया जाता है और गवर्नमेंट के थ्रू उनकी जॉब्स रजिस्टर्ड होती हैं। तो इसी टाइप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी
ऐसे ही वेजेस को फिक्स करने के लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए जाएं जिससे हम लोगों के वेजेस को एक स्टेबल लेवल पे ला सकें, यानी जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छी खासी सैलरी हम लोगों के लिए फिक्स कर सकें। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए जिससे कि वर्कर्स, यानी जो काम कर रहे हैं लोग, जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, जैसे जो पुअर पीपल हैं, जो कैजुअल वर्कर्स की तरह काम करते हैं, तो उन लोगों के राइट्स को लेकर के, उनके वेजेस को लेकर के गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना दे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन पुअर पीपल की। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जो बाहर से फॉरेन कंपनीज आ रही हैं उनके लिए भी यही वर्कर्स काम करते हैं, यही गरीब लोग काम करते हैं। अब ये फॉरेन कंपनीज क्या करती हैं, चीप लेबर की तो तलाश में आती हैं ये इंडिया और चाइना में। तो उन्हें पता है कि यहाँ पे सस्ते रेट पे काम करने के लिए लोग मिल जाएंगे, सस्ते रेट पे रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे और कम सैलरी देंगे ये लोगों को, तब भी इनका काम चल जाएगा। तो इसलिए ये फॉरेन कंपनीज क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करके एक तरह से बहुत कम सैलरी सेट करती हैं लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, जिससे कि अल्टीमेटली वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो वर्कर्स को उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज बना दे जिससे कि इन वर्कर्स को कम से कम इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, जो फॉरेन कंपनी हो, चाहे इंडियन प्रोड्यूसर्स हो, इंडियन इंडस्ट्रीज हो, कोई भी हो, लेकिन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनके वर्कर्स के राइट को और उनके वेजेस पे पॉलिसीज बनाए गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी सपोर्ट दे गवर्नमेंट। सपोर्ट कैसे करेगी गवर्नमेंट यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? इन्हें लोन्स प्रोवाइड करके। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन्स मिलेंगे तब ये जाकर के अपनी इंडस्ट्रीज में सेटअप, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाके इनकी ग्रोथ होगी। तो इन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे इन्हें लोन्स मिल जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तो वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करे और पॉलिसीज बनाए, लॉज बनाए, किसके लिए? वर्कर्स के राइट्स और वेजेस के लिए। Ensure foreign companies follow labor and environmental laws। गवर्नमेंट इस चीज का भी ध्यान रखे कि जितने भी फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आकर के सेटअप हो रही हैं, एस्टैब्लिश हो रही हैं, अपने ऑफिसेज सेटअप कर रही हैं, तो वो सारे फॉरेन कंपनीज हमारे लेबर और एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करती हूँ। लेबर लॉज, जिससे कि लेबर लॉज में आ जाता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कहीं हमारे लेबर को, हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना करे, उसका ध्यान रखे गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो हमारे एनवायरमेंटल लॉज हैं, यानी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, हमारी कंट्री से ज्यादा रिसोर्सेज ले जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखे गवर्नमेंट कि ये जो फॉरेन कंपनीज आ रही हैं वो हमारे सारे रूल्स को, यानी सारे लॉज को, पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं कि नहीं, तो उसका भी ध्यान कौन रखे? गवर्नमेंट। फिर हमें रोल देखने को मिलता है पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी लोगों का पूरा ग्रुप, लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों के लिए जो बात करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एनजीओज होते हैं, एनजीओज हो गए, और ट्रेड यूनियंस होते हैं, वर्कर्स की यूनियन को कहा जाता है ट्रेड यूनियन, कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो ये सब आ जाएंगे पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में। People's organization can raise awareness and pressurize government to adopt fair policies। अब क्योंकि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रखी है हमारी कंट्री में, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो इससे क्या होगा कि लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोगों की स्पीचेस हैं, लोगों की जो एडवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे तो ये जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो एनजीओज होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए अपनी वॉइस रेज करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रेड यूनियंस अपनी वॉइस रेज करेगी, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी कि आप हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करो, हमारे लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ, हमारे एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचाओ। तो उसके लिए ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एनजीओ, सोशल ग्रुप्स, ये सब लोगों के लिए अपनी वॉइस रेज करती हैं, लोगों के बेनिफिट्स के लिए। तो इन एनजीओ का यानी इन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ये ना हो तो गवर्नमेंट को शायद ना पता चले, या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने वाला कोई भी ना बचे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट बाय चांस, अब गवर्नमेंट जो है, ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर्स गली गली में घूम के देख रहे हैं कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों से जुड़ी हुई है, जो सोसाइटी में अलग ही सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोसाइटी की हर एक प्रॉब्लम को जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इजीली हर एक
मुद्दा उठा सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम बता सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज बनाओ, लॉज बनाओ। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट भी अपना काम अच्छे से करती रहती है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए रहते हैं लोग, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर इन्होंने लोगों की डिमांड नहीं मानी, अगर गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, तो नेक्स्ट टर्म में ये लोग इलेक्शन नहीं जीतेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो पार्टी जो भी रूल कर रही होती है, तो वो पार्टी क्या करती है, वो सभी के विशेस को फुलफिल करती है, और सभी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन प्रेशराइज करती हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट लॉज बनाती है। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसे कर सकते हैं, इंटरनेशनली यानी सारी कंट्रीज मिल जाए, सारी कंट्रीज साथ में कॉपरेट करें। डेवलपिंग कंट्रीज कैन यूनाइट एंड डिमांड फेयर रूल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO। इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, ये तो हमने देखा नेशनल लेवल पे अगर हम लोगों को अपनी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमारी ही गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। हमारी गवर्नमेंट हो गए, हमारे NGOs यानी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप्स हो गए, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल लेवल पे। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसका क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसको तो मेनली WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है, उसी ने रूल्स बना रखे हैं जो हर एक कंट्री को फॉलो करने हैं। तो वो जो अनफेयर लॉज या अनफेयर रूल्स बना रखे हैं WTO ने, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करवा रखे हैं, ओपन मार्केट दे रखी है डेवलप नेशंस को, तो इस टाइप से ये जो जितने भी ऐसे अनफेयर लॉज हैं, इन्हें हटवाने की डिमांड हम लोग कैसे रख सकते हैं WTO में। कोई एक नेशन की तो डिमांड मानी नहीं जाएगी वहां पे, तो सारे डेवलपिंग नेशंस अगर एकजुट हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, एकजुट हो जाएं, और फिर ये अपनी डिमांड रखें WTO में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, एकजुट होकर अगर ये अपनी डिमांड रखते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब सारे लोग जुड़ गए हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल की डिमांड है कि ये ट्रेड बैरियर्स हटाए जाएं, अनफेयर प्रैक्टिसेस हटाई जाएं, तो उनकी डिमांड को माना भी जाएगा और उनके विशेस को फुलफिल किया जाएगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस को हटा दिया जाएगा, अनफेयर रूल्स को खत्म कर दिया जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब सारी कंट्रीज यूनाइटेड हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, जब डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप नेशंस से जुड़ने से रहे, क्योंकि डेवलप नेशंस अगर इनके साथ जुड़ गए डेवलपिंग नेशंस के साथ और ट्रेड बैरियर्स लगवा दिए गए, तो फिर क्या होगा, डेवलप नेशंस का तो नुकसान हो जाएगा, उन्हें ओपन मार्केट नहीं मिल पाएगी, उन पे टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इसलिए डेवलप नेशंस कभी इस बारे में डिमांड नहीं उठाते हैं। तो मेनली डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस अगर एकजुट हो गए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो इजीली अपनी डिमांड्स रख सकते हैं और उनकी डिमांड्स को फुलफिल भी किया जा सकता है, बिकॉज यूनिटी टर्न्स वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। तो हम लोग अब जब एकजुट हो जाते हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है, स्ट्रेंथ बन जाती है, हम लोग ज्यादा पावरफुल दिखते हैं जब एकजुट होते हैं। तो ये हमने आज के टॉपिक में समझा कि कैसे हम स्ट्रगल कर सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन एकदम फेयर वे में कैसे होगा, जब गवर्नमेंट अपना रोल अच्छे से प्ले करेगी। और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कौन करता है, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs, सोशल ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस। और उसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि हम लोग जब इंटरनेशनली कॉपरेट करें, डिफरेंट कंट्रीज साथ में आ जाएं, तो वो अपनी डिमांड्स फुलफिल करवा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि WTO में वो अपनी डिमांड्स रख सकती हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकती हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।